za za re re za 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 ni ni za 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 re re za za ni za za re re za ni za za re re za ni za da ni ni pa da da ga ma da ni za da ni ni pa da da ga ma da ni za ga ma da ni za ga ma बना रे बागा में झूला घाल्या 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 मारी बनड़ी ने झूलन तीजो सा बना रे बागा में झूला घाल्या बना रे बागा में झूला घाल्या बना रे बागा में झूला घाल्या नमस्कार, खमा गनी, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। डोरी यानी एक सूत्र जो हमें बांध के रखता है, और डोरी यानी डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल, जो इस सूत्र में पिरोए हुए रहना चाहते हैं। तो राजस्थान फाउंडेशन के साथ सिंपली जयपुर की ये जो पहल है कि सारे डॉक्टर्स को एक सूत्र में पिरो के रखना है और उन्हें रहना है, तो इसी पहल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हैं दुबई से डॉक्टर दीपा खंडेलवाल वत्स। उनका हम स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे, जानेंगे उनके बारे में, उनके प्रोफेशनल जर्नी के बारे में और उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करती हूँ धीरज श्रीवास्तव जी का, जो कमिश्नर है राजस्थान फाउंडेशन के। सर, आपका बहुत स्वागत, और आप वेलकम नोट अब आपकी तरफ से। थैंक यू वेरी मच अंशु जी। नमस्कार, खमागणी, राम राम सा। दीपा जी का आज हमारे इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू। आपने हमें समय दिया और इस प्रोग्राम के लिए अपना बहुमूल्य वक्त दिया, उसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। और पूरे राजस्थान की और जो भी लोग इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं, उन सब की तरफ से आपका हार्दिक इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि अंशु जी ने बताया, डोरी एक सूत्र, डोरी यानी डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल, जो राजस्थान फाउंडेशन का एक बहुत ही जिसको कहा जाए एक ऐसा स्टेप है जिसमें सारे डॉक्टर्स और सारे प्रवासी जो देश और दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं, उन्होंने इतना उत्साह, इतना शिद्दत से इसको ज्वाइन किया है कि हमारा मनोबल और हमारा भी उत्साह दुगना हो गया है। ये एक छोटे-छोटे स्टेप्स हैं और इनके माध्यम से जो हम लोग अपने प्रवासी तक पहुंचने की, अपनी बॉन्डिंग को, अपने रिलेशंस को मजबूत बनाने की एक कोशिश करते हैं। और एक एक्सटेंडेड फैमिली, जो कि हमारा राजस्थान फाउंडेशन का जो विजन है कि सारे प्रवासी के साथ एक एक्सटेंडेड फैमिली का एक बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप डेवलप हो, तो उस दिशा में जो ये इनिशिएटिव है, इसका पर्पस एक बार फिर हमारे सारे दर्शकों के लिए, सारे ऑडियंस, ऑल स्पेक्टेटर्स के लिए मैं दोहराना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर्स बाहर सेटल्ड हैं, अब्रॉड, उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस अर्न किया है, जो अपनी एक्सपर्टीज अर्न की है, उसका लाभ राजस्थान की जनता को और राजस्थान के कोने-कोने तक उनका मैसेज पहुंचे, उनके अनुभवों का लाभ उनके होमलैंड को मिले, उनके संगी साथियों को मिले। तो उस दिशा में ये प्रयास है। आपके और डॉक्टर दीपा के बीच मैं ज्यादा देर नहीं रहूंगा, और ओवर टू यू अंशु जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच धीरज सर। और दीपा जी, अब मैं आपके पास आती हूँ अपनी बातें लेकर। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी आप दुबई में हैं,
और बहुत सारा वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास। तो जो वर्क एक्सपीरियंस है, सबसे पहले हम वहीं से बात शुरू करते हैं कि करंट अभी जो टाइम में आप क्या किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं और किस तरह के आपके एसोसिएशंस हैं, और आप अभी करंटली वहाँ पर क्या कर रही हैं? जी, थैंक यू अंशु जी एंड धीरज सर। एंड सबसे पहले तो मैं राजस्थान फाउंडेशन और डोरी ग्रुप और सिंपली जयपुर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने राजस्थान के बारे में, जिससे कि मेरी जड़ें जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में और अपने बारे में बोल सकूं। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेसिकली मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और मेरा सफर जो है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ और वहां से मैंने एमबीबीएस किया, जो कि वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज है। सब कुछ राजस्थान से ही सीखा और फिर उसी को आगे कंटिन्यू किया। फिर जेएलएन मेडिकल कॉलेज से मैंने एमएससीएनटी किया और फिर उसके बाद दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में और दिल्ली ईएनटी हॉस्पिटल में कुछ समय तक काम किया। फिर यहाँ यूएई शिफ्ट हो गए। फिर यहाँ आने के बाद थोड़ा सा मुझे पीडियाट्रिक ईएनटी की तरफ मेरा थोड़ा झुकाव हुआ, क्योंकि बच्चों से शुरू से ही लगाव था। तो धीरे धीरे वो एडल्ट ईएनटी से पीडियाट्रिक ईएनटी की तरफ अपने आप को उस तरफ इन्वॉल्व किया। तो यहाँ पे मैंने टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में काम किया है, शारजा में, अलकासमी हॉस्पिटल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, और दुबई हेल्थ अथॉरिटी में वर्क कर रही हूँ मैं, दुबई हॉस्पिटल, राशिद हॉस्पिटल। और उसके बाद पीडियाट्रिक ईएनटी में अपना स्पेशलाइजेशन करने के बाद मैं पीडियाट्रिक ईएनटी में ही अल-जलीला स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां पे अपना किया। और उसके बाद थोड़ा पीडियाट्रिक ईएनटी में करते करते ही थोड़ा सा देखा कि बच्चों में जो है वो स्लीप का थोड़ा सा बहुत इग्नोरेंस था। तो फिर पीडियाट्रिक स्लीप की ओर थोड़ा और झुका हुआ। तो क्लीवलैंड से फिर पीडियाट्रिक स्लीप की फर्दर ट्रेनिंग ली और फिर पीडियाट्रिक स्लीप में भी यहाँ पे शुरू किया। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते बढ़ते गए, लेकिन जो कुछ सीखा सब राजस्थान से ही सीखा है और उसी को थोड़ा आगे एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। बिल्कुल, बच्चों के साथ आप ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, उन्हीं की सारी चीज़ें, आप जो बीमारियां भी कह रही हैं ईएनटी से जुड़ी हुई और उनकी स्लीप से जुड़ी हुई, इस बारे में हम आपसे और जानेंगे कि जो बच्चों की स्लीप के डिसऑर्डर्स के बारे में आप बात कर रही हैं वो क्या है, क्योंकि बच्चों की बात है तो उनको कैसे स्लीपलेस नाइट्स बच्चों के लिए होती है वो हम सभी जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको आपके बचपन में ले जाना चाहूंगी कि जो शायद राजस्थान में ही बीता है। कौन सी स्कूल से आप पढ़ी हैं, क्या वहाँ की यादें हैं आपके साथ? जी, मेरी स्कूलिंग एक्चुअली, मेरे पापा राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। तो मेरी स्कूलिंग राजस्थान के ऑलमोस्ट सारे सिटीज से हुई है। उनका बहुत ट्रांसफर होता था, तो कई बार तो एक एक साल में 3-3, 4-4 स्कूल मैंने चेंज किए हैं। तो लेकिन बहुत ज्यादा बचपन से बहुत ही ज्यादा स्टूडियस थी, तो पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा टेंस हो जाती थी जल्दी से। लेकिन इस चीज को लाइक डिफरेंट सिटीज में, राजस्थान, ऑलमोस्ट राजस्थान के सारे सिटीज मैंने देखे हुए हैं, तो वहाँ के कल्चर से बहुत ज्यादा लगाव है मुझे, बहुत करीब से देखा है मैंने वहाँ पे। तो लेकिन धीरे धीरे ये जो चीज थी, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ना, एक साल में डिफरेंट चेंज करना, तो वो चीज मुझे यहाँ बहुत काम आई, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटीज के लोगों के साथ काम करना और उन्हीं तरह के सारे डिफरेंट नेशनलिटीज के लोगों को पेशेंट एज अ पेशेंट देखना, तो वो एक्सपीरियंस मुझे बचपन का यहाँ मेरे कैरियर में बहुत काम आया। तो स्कूलिंग मेरी इसी तरह से हुई, उदयपुर, सीकर और सवाई माधोपुर, जयपुर। लेकिन फिर प्री मेडिकल टेस्ट में जब ये राजस्थान में हुआ, तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज से मैंने अपनी एमबीबीएस करी और फिर जेएलएन मेडिकल कॉलेज से मैंने अपनी एमएससीएनटी करी। बिल्कुल, ये जो आपका अनुभव है हर जगह पे रहे, अलग अलग जगहों पे रहने का, पढ़ने का, ये एक्सपीरियंस को मैं बहुत करीब से जान सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी कुछ अनुभव ऐसा ही रहा है अपने जीवन में कि हर 1 साल 2 साल स्कूल चेंज हो जाना और फिर नए तरह से नई जगह पे एडजस्ट करना, नए लोगों से कुछ नया सीखना। तो एक उम्र निकल जाने के बाद शायद हमें वो सारी चीजें रिवाइव करती हैं और बहुत कुछ जीना सिखा देती हैं वो चीजें। बहुत सारे दोस्त भी बने, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज जो आज कहाँ कहाँ है, लेकिन इस चीज में बहुत सारे दोस्तों को भी गेन किया राजस्थान के सभी कोनों से, और कॉलेज से भी, लाइक जयपुर से भी, अजमेर से भी। तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही वंडरफुल था। बचपन की तो यादें जो है वो प्रीशियस हैं और वो दिल के बहुत करीब है।
तो अभी जैसे हम बच्चों के डिजीज की बात कर रहे थे कि बच्चों में जो ईएनटी डिजीज है या जो आप बता रही हैं कि जो स्लीप के बारे में आप बात कर रही थी, तो वो किस तरह से आप एक्सप्लेन करना चाहेंगी? क्योंकि पर्सनली मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई इस बात की कि बच्चों में किस तरह से इस जो नींद की कमी कह सकते हो, इस डिजीज के बारे में ही आप बात कर रही हैं? एक्चुअली बच्चों में नींद की काफी सारी चीजें, एक तो स्लीप एपनिया है जो कि बच्चों में कॉमनेस्ट होता है। तो जब एज ए ईएनटी थे हमारे पास पेशेंट जो आते हैं वो टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स को लेकर आते थे, तो उनकी हम एडिनोटॉन्सिलेक्टमी या जो उस प्रोसीजर्स को करते थे। लेकिन काफी चीजें ऐसी थी कि नॉट ओनली ये सिर्फ एडिनॉइड या टॉन्सिल की वजह से नहीं था, इसका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो उसको जानने की और मुझे क्यूरियोसिटी हुई, क्योंकि बहुत सारी स्लीप डिसऑर्डर्स ऐसे हैं वो विदाउट सर्जरीज भी हम बच्चों को उनका क्योर कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो वो उनका डेवलपमेंट भी नहीं होगा और वो अटेंशन जो है वो भी बच्चे प्रॉपरली नहीं गेन कर पाएंगे। तो स्लीप तो बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए फिर वी हैव टू डू एक्सप्लोर मोर थिंग्स। तो अभी हम जैसे कोरोना टाइम की भी बात करें तो बच्चों में अगर टॉन्सिल्स हैं या गले से रिलेटेड कोई भी डिजीज होता है, तो कोरोना के टाइम में आप इस चीज को कैसे हैंडल कर पा रही हैं? क्योंकि वही सर्दी जुकाम भी गले से ही ईएनटी से जुड़ा हुआ ही एक पॉइंट है, और कोरोना भी एक डिजीज है जो वहीं के सराउंडिंग हमें घुमा रहा है। तो इस चीज को आप बच्चों में क्या आपने एक्सपीरियंस किया कि बच्चों में भी क्या उतना ही स्प्रेड है कोरोना जितना कि बड़ों में हमें देखने में आ रहा है? नहीं, ये बाय गॉड ग्रेस बच्चों में ये चीज तो है, बिकॉज बच्चों में लिम्फॉइड टिश्यूज बहुत अच्छे प्रोमिनेंट होते हैं। तो बच्चों में इम्यूनिटी जो होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स वो अच्छी होती है। तो कोरोना की जो केसेस हैं वो बच्चों में काफी कम है एज कम्पेयर टू एल्डरली पीपल और एडल्ट। तो ये चीज एक पॉजिटिव पॉइंट है कि बच्चे जो है एटलीस्ट इस चीज से काफी हद तक दूर हैं, काफी कम है बच्चों में। आपकी जो जर्नी रही यूएई तक का जो सफर रहा राजस्थान से, वो किस तरह का रहा? आपने बताया कि राजस्थान से तो आप दिल्ली चली गई थी, दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में आपने काम जी किया और फिर वहां से यूएई आप गई। तो वो जो जर्नी थी वो किस तरह की जर्नी रही, देश से विदेश का सफर? जी, एक्चुअली मैं कभी आना नहीं चाहती थी इंडिया छोड़ के ऑनेस्टली। तो लेकिन मेरे हस्बैंड को यहाँ पे जॉब मिला, मुझे नहीं ऑफर हुआ था उस वक्त, तो उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया। तो ये था, बिटिया भी छोटी थी, तो एक वर्क और फैमिली के बीच में बैलेंस करके आपको करना होता है। तो काफी हद तक मैं वहाँ सेटल हो गई थी, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी आने के लिए। लेकिन फैमिली तो इसलिए आना पड़ा। उस वक्त नहीं विश थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ आके और अपने आप को और ज्यादा डेवलप करने का मौका मिला, बहुत एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो वो चीज आगे मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही और धीरे धीरे इस चीज से बहुत लगाव हो गया, इस जगह से भी बहुत लगाव हो गया। अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है जब आप नई बहुत एक्सप्लोर करने का मौका मिला, क्योंकि डिफरेंट नेशनलिटीज के साथ काम किया, पेशेंट्स डिफरेंट तरह के देखे, और मुझे बाहर जाके भी आगे अपने आप को करने का, यूरोपियन बोर्ड करने का और फिर पीडियाट्रिक स्लीप में आगे करने का, वो मौका मुझे यहीं से मिला। राजस्थान फाउंडेशन की जो ये पहल है जहाँ पर डॉक्टर्स सभी अपने राजस्थान के लिए फिर से जुड़कर एकजुट होकर काम कर रहे हैं और काम ये शुरुआत एक हो चुकी है, तो आप इस कार्य को, इस कार्यक्रम को किस तरह से देखती हैं? किस तरह से आप इस प्रोग्राम से जुड़े रहना चाहती हैं कि अपनी जड़ों को, अपनी रूट्स को फिर से, अपना जो अनुभव लिया है बाहर का, वो दिया जाए? हाँ, डेफिनेटली अभी जो राजस्थान फाउंडेशन और डोरी ग्रुप जो मिलकर जो हेल्थ केयर, बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का राजस्थान के लिए जो हमारा सपना है, उससे जुड़कर मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ। और उसके लिए जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं उसको हमें रिटर्न बैक करना है एनी हाउ। तो उससे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है और एक्टिवली इसके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है एजुकेशन और हेल्थ दोनों चीजें पैरेलल चलना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैंने कुछ रिसेंटली कुछ फाउंडेशंस हैं जो कि बच्चों की हेल्थ से, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उनसे भी मैं जुड़ी हूँ। तो एक राजस्थान में ही है एक विद्या ज्योति फाउंडेशन। तो वहाँ पे जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए काफी डॉक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं चाहूंगी कि मैं धीरज सर भी क्योंकि यहीं पे है कि राजस्थान फाउंडेशन यदि उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो तो हम अब एक प्रयास कर सकते हैं उस फाउंडेशन से जुड़ने का, अपनी डोरी ग्रुप जो है वो उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने का, उन बच्चों को जो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर सकते हैं। तो
एक सजेशन है मेरा छोटा सा, तो बिल्कुल धीरज सर ने सुन लिया है और वो अपनी बात इसके सेशन के बाद आपसे रखेंगे। तो एक सवाल जो एक महिला होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, घर की होती हैं, और अगर हम वर्किंग है तो वर्क प्लेस की होती हैं। उन दोनों के बीच में अपने भी कुछ शौक होते हैं, जी कुछ हॉबीज होती हैं जिनके लिए हम जीना चाहते हैं। तो आप क्या शौक रखती हैं? क्या आपको लिखने का शौक है, संगीत का शौक है, या किस तरह की आपकी हॉबीज हैं? मैं पेंटिंग्स करती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं पेंटिंग्स करती हूँ, लिखती हूँ, वो बस अपने लिए लिखती हूँ। तो बहुत कम लोगों को पता है कि लिखती हूँ, लेकिन जो लिखती हूँ वो अपने लिए लिखती हूँ। तो या डेफिनेटली वर्क और फैमिली के बीच में बैलेंस बिठाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको अपनी फैमिली लाइफ भी देखनी होती है, प्रोफेशनली भी आप बहुत अच्छा करना चाहते हो। तो वो बैलेंस बिठाना या एज ए वुमेन सम टाइम इट इज चैलेंजिंग, लेकिन जहाँ चाहे वहाँ रहा। गार्डनिंग का भी मुझे बहुत शौक है, तो यहाँ हमने एक प्लांटेशन ग्रुप भी बनाया है यूएई का, तो एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं काफी लोगों को जो कि प्लांटेशन से जुड़े हैं, तो उसमें भी मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हूँ। पेंटिंग और लिखना और गार्डनिंग, ये सारी चीजें बहुत क्लोज टू नेचर आपको लेकर जाती हैं। वही आपका बैकग्राउंड भी आज हमें दिखा रहा है कि आपको प्रकृति से कितना प्रेम है। बहुत प्रेम है नेचर से। डॉक्टर रोमित भी आपकी बात सुन रहे हैं, तो उनकी पेंटिंग कम्युनिटी से आप निश्चित तौर से जुड़ी हुई ही होंगी, अगर नहीं हाँ जुड़ी तो जुड़िए जरूर। जी। तो ये एक अच्छा सोर्स है हम सभी के लिए कि हम एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्ट हैं। तो अपनी बातों को मैं यहाँ विराम देती हूँ और ओवर टू धीरज सर। आपका सवाल सबसे पहले, हमारे साथ बहुत सारे लोग आज जुड़े हैं तो वो भी आपसे कुछ ना कुछ सवाल जरूर पूछेंगे दीपा जी। तो धीरज सर, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो दीपा जी, आपने जो बात कही वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो आप स्लम एरिया के बच्चों के लिए जो आप इतना नोबल वर्क कर रहे हैं, तो राजस्थान फाउंडेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी मोर देन हैप्पी टू lend its सपोर्ट फॉर एनी सच इनिशिएटिव। और आपके साथ में जुड़ करके उन तक पहुंचे हम लोग। तो विद्या ज्योति फाउंडेशन के जो भी लोकल उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उनको जरूर बोलिए कि वो हमारे टच में आए, और हम उनके साथ मिल करके वी विल वर्क आउट एन एक्शन प्लान। तो जी इसी तरीके से धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेगी गाड़ी, और कारवां कहते हैं ना कि चले थे अकेले, फिर कारवां बढ़ता कारवां जाएगा। बढ़ता गया। और बनता भी जाएगा और बढ़ता भी जाएगा। जी सर। तो आज की इस अभूतपूर्व सीरीज के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद, और अंशु जी को धन्यवाद कि उन्होंने आपको हम सबसे रूबरू करवाया। आपकी जो लाइफ स्केच है उससे जरूर सुन करके कई लोग और जानकारी उनको भी मिली होगी। तो डॉक्टर रोमित पुरोहित साहब को मैं सबसे पहले, आपके सबसे नजदीकी वहां पे हैं दुबई में, जी तो सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ रोमित जी कि दीपा जी की मल्टी फेसेट पर्सनैलिटी को आप थोड़ा और बताएं, और कोई अपनी तरफ से बात कहना चाहें। सर, ऐसा है कि ये हमारे हर दिल अजीज जिगर दोस्त डॉक्टर मयंक की धर्मपत्नी है, तो हमारी भाभी हैं। और टैलेंट वैसे राजस्थान में कहीं पे भी कमी नहीं है टैलेंट की। एंड आई हैव ऑलवेज कम अक्रॉस पीपल एंड डॉक्टर्स जो हमेशा उनके अंदर एक हिडन टैलेंट होता है। सो दीपा भी उसी में से है। आई मीन लाइक शी इज इनटू आर्ट, शी इज इनटू सिंगिंग आल्सो। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस। एंड यू कैन सी वही चीज जो है इनकी बच्ची में दर्शाता है। बट एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी धीरज सा जो आज उन्होंने बोली, बिकॉज आई वांटेड हर टू स्पीक अबाउट द फाउंडेशन शी इज वर्किंग विद नाउ। एंड आपने मेरे दिल की बात ले ली, मेरे मुंह की बात छीन ली आज फर्स्ट टाइम कि आपने इनको बोला कि गेट द फाउंडेशन कनेक्टेड टू अस। एंड स्लीप एपनिया या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन is one of the key factors that has to be focused currently, even including Rajasthan. अगर आप उसके stats देखेंगे, so it is lot of times it has been ignored. Why? क्योंकि हम pediatrician के पास में जब जाते हैं तो वो इन areas में जाता ही नहीं है। Why? Because they look into the more common things and all. So it's a very good beginning. अगर इसके ऊपर हम कुछ कर सकते हैं, जैसे हमने discuss किया था कि we'll go for webinars. So definitely Dr. Deepa can support both to schools, to slum area foundations, and including the medical students हो गए, उन सबको हो गए। हम तो सेवाएं देने आए हैं,
तो हम तो दिल खोल के देने के लिए रेडी हैं, बस आप बोलिए और हम उसके लिए अवेलेबल हैं। बस इतना ही बोलना चाहूंगा आज इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आज प्लेटफॉर्म दीपा का है, हमारा नहीं है, तो ये आज उनको समर्पित है। थैंक यू सो मच रोमी जी, आपने सही कहा कि दीपा जी को जैसा हम लोगों ने अभी देखा, समझा और जाना कि वो प्रकृति के बहुत नजदीक हैं, और जो व्यक्ति नेचर के करीब होता है वो वैसे भी भावनात्मक रूप से भी काफी मजबूत होता है। तो अब ईएनटी के फील्ड में मैं डॉक्टर ग्रोवर हमारे साथ हैं, और डॉक्टर ग्रोवर ने कोक्लियर इम्प्लांट के दिशा में एग्जेम्पलरी वर्क किया है। आई हैव सीन हिज वर्क वेरी क्लोजली। So, welcome, Dr. Grover. I invite you to raise any query if you have to take advantage of this interview. कि डॉक्टर दीपा से आपको कुछ अगर कुछ और एडिशनल कुछ जानकारी लेनी हो, खासतौर से कोविड रिलेटेड, प्लीज। Thank you, sir. And first of all, I mean, I'm really happy that you took this initiative to interact with all the doctors across the globe. And it was really good to interact with Dr. Deepa and, you know, hear her stories about how she landed up in the specialization she has done in. And as you just mentioned, I am also involved in pediatric ENT, but more towards cochlear implants and lesser towards sleep apnea. But you know, if I were just to, you know, if for my knowledge, I would just want to know, like in Rajasthan, 10 years ago, under the leadership of Honorable Chief Minister, who is also Chief Minister right now, Shri Ashok Gehlot ji, we started a free cochlear implant scheme in the state of Rajasthan, and Rajasthan was the second state in India to do that. So I was just wondering if Dubai has such a scheme, and you know, what are the policies? Do they really take care of the accessories or the speech therapy? So what are the schemes there? You know, it's something we could implement, and Rajasthan Foundation has been very proactive in supporting the cochlear implant program in Rajasthan also. But I was just wondering if you have some other schemes, you know, for the funding of these implants and for benefiting these patients in Dubai or anywhere in the Middle East. Yes, yeah. Hi, Dr. Mohanish. How are you? I'm good, thank you. Yeah. एक्चुअली यहाँ पे कॉकलियर इम्प्लांट्स और इसके जो फैसिलिटीज हैं लोकल जो हैं यहाँ के, उन लोगों के लिए सब कुछ फ्री है, इंक्लूडिंग स्टार्ट फ्रॉम कंसल्टेशन टू पोस्ट ऑप स्पीच थेरेपी, वो ऑडियोलॉजी, एवरीथिंग इज फ्री फॉर देम। लेकिन एक्सपर्ट्स के लिए पेड है, तो उसमें उनको कुछ भी नहीं, वो मेडिसिन इंक्लूडिंग मेडिसिन। सो यदि हम अपने राजस्थान वालों के लिए यदि ये फैसिलिटी कर सकें तो ये बहुत ही, स्पेशली बच्चों के लिए जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए, तो उसके लिए यदि हम सब आगे आए और कुछ कंट्रीब्यूट करें तो आई थिंक बहुत सारे बच्चों को ये लाभ मिल सकता है। That's true. And in fact, you know, just to add on to it, these patients who require cochlear implants, they are also, you know, many a times they are kids who are hyperactive. And yes, I think that's a common thing which the sleep apnea patients also have. You know, those also, kids will again have the similar kind of presentation many a times. That's kind of, you know, still a correlation between the two fields, which definitely exists, right? And that's good to interact with you, you know, because I'm with the kind of travel which is available, you know, before the COVID times, we used to have a lot of, you know, interaction with doctors in Dubai. So it would be great to meet with you in real life also. I was just wondering, now that we are talking about COVID, has the sleep apnea surgery really gone down? Because, you know, that's the area which is really, you know, COVID involved, kind of. The oropharynx and the nasopharynx. Regarding surgeries only, which are required, only these surgeries we are doing nowadays, which is like we can postpone, we are postponing because we can't put the kids on risk. So बहुत ज्यादा कि बिल्कुल एपनिया हो रहा है, बच्चा बिल्कुल ही नहीं वो कर सकता है, तो हम कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज अभी जो रेस्ट ऑफ सर्जरीज हैं वो उनको होल्ड पे ही रख रहे हैं। Yeah, that's true. Thank you, and really nice hearing you. Thank you. ग्रोवर साहब, आपने सही रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा, और मैं जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटायर ग्रुप, आई वांट टू अप्राइज that we have almost finalized all the doables which is possible not only with the group of doctors but also as a group of Pravasis who are abroad and who want to do something for their area, for their place, for their state, wherever they wish to go. तो उसका हम फाइनल कर रहे हैं. वेरी सून सीएम साहब विल बी इंटरेक्टिंग विद दिस ग्रुप, दिस ऑगस्ट ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, और जयवीर साहब ने भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस दिए हैं. इसमें अभी हम जो अपने कोक्लियर इम्प्लांट का पॉइंट रेज किया, आई विल इंक्लूड दैट ऑल्सो,
where anybody who wants to come forward to donate something in this sector, we will have a concept note and with estimate ready, and we will float it in this group beforehand. Thank you, So sir. I invite Dr. Jaivir Rathore Sahab now, who has joined us from United States, and early morning in the Sunday. आपने समय दिया हम लोग के इस प्रोग्राम के लिए. Rathore Sahab, would you like to say something? Kamagani, everybody, thank you, Dheeraj sir. Thank you again, Anshuji, for hosting this incredible program. Deepa ji, बहुत-बहुत स्वागत आपका डोरी सीरीज में. Rajasthan Foundation is doing an incredible job by bringing everybody, not just doctors, but all Pravasi Rajasthanis together on this platform. And I see a great future. I think this is the early stages, and we are fine-tuning the things that we can do, and fellow doctors like you. And I heard that you did something from Cleveland, right? Yeah, apne Cleveland se, I can't hear you. Can you unmute yourself, please? Yeah, University Hospitals, Cleveland. Achha, that was across the street. Same on Euclid Avenue. So I trained at Cleveland Clinic. I was a fellow there many years ago. Okay. So yeah, this is a great thing, and I think we have some common things, because you deal with the head and I deal with the head too. Ear, nose, and throat. A lot of cases with sinusitis or migraines or BPPV related things, or is it Meniere's disease or something like that. So we definitely cross paths, and I get a lot of consults from my fellow ENT colleagues regarding those things. So it's a really great pleasure, and Mayank Sai is a good friend now, and it was a pleasure knowing him, and he's one of our core committee members for DORI. So we really look forward to contribute the best way we can to our state, our cherished home state of Rajasthan. So very welcome, and thank you very much for coming on this show. Thank you. Thank you, Jaivir Sahab. And now I move to another abroad, Dr. Anil Arora Sahab, who has spared his time to join with us. Dr. Anil Arora, please unmute yourself. Good morning, everybody. Good morning, sir. Can you hear me? Can somebody hear me? Yes, Yeah, absolutely Okay. fine. That's something. So, welcome, Deepa. Nice to hear. I guess I'm in and out. I'm in a meeting on the other meeting too. So anyhow, so I understand. I think. So you've been here and you did fellowships. So same situation with me. I did fellowships in sleep surgery and pediatric in University of Pittsburgh, and then endocrine surgery, and then I end up staying here. You end up in. So we all have our destination. So what I wonder about, since you were exposed to the Western culture here, what do you see in terms of one of the area of ENT, which I'm interested in contributing, is of course the sleep apnea is one of them, but the chronic ear issues. What do you see there? And I guess that's one of the area I feel is very underserved, especially Rajasthan, unfortunately, comes on the very top of that underserved list for the ear issues and how the kids do not get ear tubes and they end up getting the chronic ear infection. So that's the area I want to touch base with you and your experience, and maybe we can team up and do something for DORI and give back. Yeah, definitely, sir. Deepa, can you hear me? We can do on this one, because actually, yeah. Yeah, Deepa ji, please carry on. Actually, ENT में जैसे राजस्थान और यहाँ के केसेस में मैंने जो मेन डिफरेंस पाया ये केसेस में स्पेशली
वो ये कि CSOM और जो इस टाइप के जो केसेस थे वो वहाँ बहुत देखे, यहाँ के वो केसेस देखे ही नहीं बच्चों में, खाली जो ओटाइटिस मीडिया। और मतलब ये भी है कि ये एक हेल्थ हाइजीन से रिलेटेड जो कि हमें वहाँ प्रोवाइड कराना है, राजस्थान में केसेस बहुत ज्यादा देखे। और वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस कि वो अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे। तो ये चीज मैंने यहाँ पे यूएई में और बाहर जहाँ भी प्रैक्टिस करी, वो काफी कम केसेस देखे, स्पेशली सीएसएम के। और ओटाइटिस मीडिया और हियरिंग लॉस और इस तरह के केसेस में वो ज्यादा देखने को मिले। तो मेन डिफरेंस यही दिखा मुझे सर केसेस में। Yeah, so I guess for the group, as I was saying before when I started in this group, that what we are talking, I think most of the people can get, but for even for the people who are not very much, of course, ENT specialists, what we are talking and Deepa is talking is that Rajasthan has one of the highest number of cases of ear disease. What does that mean is that it's very common for kids to get ear infection. That's like nature. You can't avoid that. That's very much nature. There are a lot of kids get ear infection here in the Western culture, like in the US. So what's the difference between here and there is that the second most common surgery or procedure in the United States is ear tubes. What is ear tube? Is a small 1 second procedure where you put a small tube in any age group of the kids, which they needed, and you can avoid a big problem which stays for their life, and they end up going for multiple surgeries and complications and all this. So unfortunately, those bigger surgeries are very common in Rajasthan, one of the highest in the world, at least in India. I practice in Rajasthan, I have done those things, so I understand that. So the biggest gap is the education amongst pediatricians, the nurses, the parents, and the whole community about that, how important to take care of those common issues in the early age to avoid such a big mess down the line. And when you look up the third world country and all these things, those unfortunate, they have different parameters that how they consider third world country. So when it comes to there's an income parameter, the health parameter. So in the health parameter, for example, the tuberculosis, puts India back in the third world country. The polio puts back, and the number 2 or 3 is this chronic ear disease, which we are talking about. So I feel, that is such a common and manageable issue that any efforts put in there between now for the next few years will give us results for hundreds of years. So I guess it's good to see, another ENT in the group to team up and to do something in that. That's what I'm talking about. Yeah, thank you, sir. Thank you, Anilji. I think you have made a very relevant suggestion, and we will seriously work on that. So now I move on. I can see Dr. Xiaomi Sen. If she's with us, please unmute. Dr. Sen. गेट लॉक है, नहीं लिया, नहीं यहाँ छोड़ दूँ. So we have Dr. Gaurav Gupta. Doctor, in the meantime, Dr. Gaurav, can you please join us? Yeah, hello everyone. Can you hear me? Yes. Yeah. First of all, a very good evening to all, and especially Dr. Geeta, Dr. Deepa. We are very grateful that you are here with us today. So so something about me. I am Dr. Gaurav Gupta. I'm an ENT surgeon in Rajasthan, in city of Bikaner, and I did my Master of Surgery with Dr. Munish from AIIMS New Delhi, and right now practicing in Rajasthan. So I'm again more in field of cochlear implants and endoscopic skull base surgeries. So I just wanted to ask you,
is there is any neonatal screening program for the neonates in the UAE? Because we are here starting program for this. So are you having such a program? Yes, in government hospitals, there is such programs are there, neonatal screening programs are there. Okay. So it's a nationwide program? Yes, it is nationwide program. Okay. And do you take help by the NGOs or some societies for these, or all these are from government funded? No, there is some foundations here who are helping for these such kind of programs. So these are mainly by government. It is provided by the government only. So आपसे एक क्वेश्चन और, जो आप ये राजस्थान पर्टिकुलरली दिल्ली में आपने काम किया, यूएई में जी। जाके काम कर रहे हैं, तो केसेस का आपने बताया कि केसेस हम लोग यहाँ पे सीएसओएम के ऑब्वियसली काफी ज्यादा केसेस देखते हैं, बहुत ज्यादा जी। यूएई में जाके आपको बहुत डिफरेंट सिनेरियो मिलता है जी। बेसिक वर्क कल्चर में क्या आपको डिफरेंस मिला? आप यहाँ से शिफ्ट होके दिल्ली गए, दिल्ली से फिर और आगे शिफ्ट होके यूएई गए, तो वर्क कल्चर में बहुत डिफरेंस मिला डॉक्टर गौरव, बिकॉज आपको पता है हम जब इंडिया में काम कर रहे होते हैं तो वही सेम पेशेंट और डॉक्टर रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा है, तो एक पेशेंट को जो हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं वहाँ पे, मैक्सिमम हम लोग जो है 15-20 मिनट्स, लेकिन एजुकेशन के बारे में शायद बहुत कम हम बोलते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा, डायग्नोसिस किया और पेशेंट चला जाता है। यहाँ जो मैंने डिफरेंस फील किया ये है कि यहाँ पे पेशेंट को आपके साथ साथ आपके डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के साथ साथ एजुकेट करना भी बहुत जरूरी है, और लास्ट में ये और पूछना कि एनीथिंग एल्स, तो वो चीज जो है वो, और क्योंकि डेफिनेटली पेशेंट डॉक्टर रेशियो जो है वो इतना नहीं है, प्रॉपर टाइम के स्लॉट्स हैं, पेशेंट दूसरा वेट करेगा तब तक, तो वो चीज जो है वो बड़ी अच्छी है। और लेकिन वो है हम वहाँ पे ये चीज नहीं फॉलो कर सकते हैं क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसको सर्व करने के लिए हम लोग इतना टाइम नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है डेफिनेटली जो वहाँ पे 50-60 पेशेंट जो पर ओपीडी देखते थे वो यहाँ पे कम हो गया है, 15-20 पेशेंट्स तक ही रहता है, तो वो जो है लिमिटेड, लेकिन यह डेफिनेटली क्वालिटी जो है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आई थिंक पेशेंट्स नंबर इज द की फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेली गवर्नमेंट ओपीडीज में इवन 300 से 400 पेशेंट तक डेली देखते हैं, तो अजमेर में मैंने भी देखे हुए 150-200 तो इट्स लिटरली इम्पॉसिबल टू गिव more than 5 minutes to any patients. Yes. So it's something we should work on. और कोई ऐसा की फैक्टर जो आपको लगता है जो हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सके यहाँ पे टू डिलीवर ए बेटर हेल्थ केयर, particularly towards pediatric? स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे सीधा जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास पेशेंट नहीं आएगा, वो स्क्रीनिंग होगी, जीपी देखेगा, जीपी को लगता है कि यह स्पेशलिस्ट की जरूरत है तो ही वो रेफर करेगा, तो उससे क्या है पेशेंट की स्क्रीनिंग हो गई, तो जो पेशेंट एक्चुअल में जिनको नीड है वो ही स्पेशलिस्ट के पास आएंगे। वो इंडिया में वो अपने सारे पेशेंट आएंगे, वो यूआरआई का पेशेंट है तो वो भी एनटी वाले के पास आ रहा है, तो उससे क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर सकते। ये स्क्रीनिंग जो है ये चीज हम कर सकते हैं, वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो जनरल प्रैक्टिशनर हुए या फिर हमारे तो बहुत सारे इंडिया में तो रेजिडेंट डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो उस तरह से जो है हम यदि स्क्रीनिंग बीच में करें तो स्पेशलिस्ट जो है वो जिनको वास्तव में रिक्वायर्ड है वो उनको अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर मोनिश, आई थिंक दिस इज ए ग्रेट आइडिया कि कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे थोड़ा सा जो पेरिफेरली सैटेलाइट हॉस्पिटल हैं, जो पेरिफेरल हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जनरल स्क्रीनिंग हो जाए और हम तक एटलीस्ट जो मोर नीडी पर्संस हैं वो आ जाए। इट्स अ ग्रेट आइडिया। I think and that's probably happening also a bit because now we have medical colleges in every district of Rajasthan which have opened up, and their services are specially being provided to ENT patients across the state now. Problem ये है कि हमारे यहाँ पे even if you want to meet directly the head of department of cardiology, the patient can walk in and take an appointment easily and meet. So the referral system will need to be developed, and we need to have a family physician kind of a thing maybe again. And जहाँ तक वो newborn hearing screening की बात है, that has also been announced in this year's budget, and every district hospital is now already on the process of procuring the hearing screening OE machines and BERA machines. I'm involved in a few committees in that, and hopefully this will be implemented by the end of this year, so that we also see to COVID नहीं होता तो I guess it would have been implemented before even. COVID has slowed down things a bit, but we are on the right track. The number of patients is huge, so चलता रहेगा, हो जाएगा, I suppose. I think so long as we have a team like the one we have here,
तो धीरे धीरे जो भी चीजें बजट में पहले इंक्लूड करवाई और Yes, फिर उसके बाद फॉलो कराई, और अब जो बची है उसको भी ले आएंगे, डोंट वरी। धीरे yes. धीरे आप हैं वी तो विल हो ऑल्सो, जाएगा. We are sure that it will happen. नहीं श्योर, इट्स अ टीम वर्क हियर। Yeah. So I can see a young person, iPhone लिखा है, उनका नाम नहीं मालूम। डॉक्टर अजय, are you, can you please unmute yourself? हाँ, Good evening, everybody. Let me introduce myself. I'm joining this group like first time. I joined this group a couple of weeks back, but basically, physically, I was not involved in the meetings. My name is Pranav Sharma. I'm basically from Karoli, Rajasthan. And my story is I did my MBBS from Stanley Medical College, Chennai. Then I did my MD medicine from Aligarh Medical University. Then I did my cardiology, DNB cardiology from Apollo, New Delhi. And I moved to US like 4 years back. I again did my MD medicine here in internal medicine. Currently, I joined nephrology critical care fellowship in Rutgers University, New Jersey, Robert Wood Johnson Medical School. So it's been a long journey. So I just went through my instinct in my life, whatever I felt, and I took the decision that time. But again, आप सब लोगों से मिलके I'm feeling very happy. It's like a home to me. Again, the people from Rajasthan, Karoli, Jaipur, Dholpur, and interestingly, I've been in faculty in Jodhpur, SN Medical College under Mahatma Gandhi Hospital for 1 year as assistant professor in Dr. Manoj Lakhotia's unit in 2013 to 14. So I enjoyed that time also in Jodhpur. So currently I live in New Jersey, and I would be very happy if anything I can do. Like sometime I go to India, and really I want to do some services. Like I don't know what I am now because I've done cardiology, I've done nephrology, I've done critical care, I'm doing right now. So, but yes, there are so many patients, like I feel they are highly ignored. Like, so if I can help, like I don't have any ideas in my mind to serve, but definitely if when mostly like 2 weeks or almost 4 weeks I spend in India and mostly in Jaipur, so I can give my services there free of cost to any hospital or any channel which want me to utilize or like any way. So आप लोगों के पास ऐसा कुछ भी है, like any hospital or anything, I would be happy to serve myself. थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मा। जस्ट डोंट वरी, आप बस ऑफर करते जाइए। हम इतनी हमारे पास गुंजाइश है कि आप थक जाएंगे और हम नहीं, आपको मैं जयपुर जाता हूँ तो 2-3 दिन के बाद बोर हो जाता हूँ, and I find कि मुझे कोई जॉब दे दे यहाँ you पे। can rest assured we will not let you feel bored now whenever you come here. और इवन व्हेन यू आर देयर, वहां रहते रहते भी हम आपकी काफी सेवाएं लेंगे, आप चिंता ही मत करिए, प्लानिंग चल रही है। इनफैक्ट धीरज जी, मैं अपने गांव चला जाता हूँ करौली में, वहां पे जो बहुत बुजुर्ग होते हैं उनको जाके देख आता हूँ, अपने नाना वगैरह के यहाँ जाता हूँ। आई नो ये क्या राजस्थान की एक परंपरा भी है सब, ये जो सेवा भाव है ना, ये राजस्थान का कल्चर है, एंड दिस इज द स्पिरिट विच वी जो फाउंडेशन के माध्यम से जो हम एक लोगों को एक सूत्र में बांधने का कोशिश कर रहे हैं, वो यही है कि आपकी यही भावना जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक स्ट्रीमलाइन हो और उसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंटल हो, ऐसा हमारी कोशिश रहेगी। सो thank you very much for joining and sparing your time and listening to Dr. Deepa. And now I move to Dr. Amarjit Mehta for your views, please. Yes, sir. Good evening, Dheeraj sir. And thank you so much that all these evenings are made international for the people who are living in Rajasthan, and you connect us to all the people who are living abroad. And I welcome Dr. Deepa on behalf of SMS Medical College as additional principal of academics. And I think weather is good there. हम लोग भी थोड़ा थोड़ा सोच रहे हैं शायद ठंड यहाँ स्टार्ट होने वाली है, बट आई थिंक सर्टेनली इन दुबई जो आप बैकग्राउंड में इतना बढ़िया बीच साइड खड़े हैं या जो भी बैकग्राउंड है, दैट लुक्स टू गुड.
And we hope that with all these discussions, because being a pediatrician, though I am a pediatric nephrologist, being a pediatrician, we get to know, we get to see so many cases. And I think Dr. Deepa must be knowing that J.K. Lone Hospital is one of the biggest hospital in the country, pediatric hospital. And we see around 1,000 patients in OPD per day. But still we are able to get these patients and to refer them to Dr. Monish Grover very fast, so that he serves them, and we always get those patients back who are improved, and we appreciate Dr. Monish always. So it's too good, and every one of you are doing marvelous job, but we still need you people's contribution to our country's patients. And I can just assure that whenever you are in Jaipur, you just come to SMS, you just contact us. And even we are helped by, we are supported by Dheeraj Sir, Rajasthan Foundation, Simply Jaipur. And though presently Corona time is going on, we are not able to have bigger conferences and bigger meetings, but we can still have small online meeting with our college colleagues, with the department, a small meeting. So you all are most welcome. Whosoever comes to Jaipur, please do come to SMS Medical College, visit SMS Medical College and see the grandeur which this medical college is achieving, and we'll take your opinion, and we will take your the help of your experience in benefiting our patients, our departments, and how to improve our departments. You can always come and suggest us. Thank you so much, Dr. Deepa, for interacting with all of us. Thank you so much, Dheeraj sir. Thank you, sir. Thank you, Mehta. Thank you so much. And now I move to I think some network issues are there. अमिताभ दुबे साहब. धीरज जी, ये तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक हो रहा है लगता है. Dheeraj sir, I think some technical issues are there. आपकी आवाज properly नहीं आ पा रही है. So मैं बुला देती हूँ अमिताभ दुबे जी, our next guest. Dr. Amitabh Dubey. जी. Thank you, madam, and welcome again, Dr. Deepa Khanda. You please take over. It was nice interacting with you. We had a good interaction with Dr. Monish, and I think we could evolve the concept that, Hi, that Mohit, they are. how are you? Sorry, I'm in a VC. Oh, I'm sorry. And the other platform that I wanted to evolve was the sleep studies and the PhD studies. Let's see if we can bring in other people as well who are into sleep studies over here. So thank you once again. Thank you. Anshuji, if you may take over, because you will have to call people जो रह गए हैं. I'm not able to see them. Dr. Kakkar, if you are there. A very good evening to all of you, and thank you, Dheeraj sir. Thank you, Anshu ji. And it was a privilege listening to Dr. Deepa ji. Thank you. It has been a very nice evening. So, Dheeraj sir, I think सभी guest हो गए हैं. Oh, Dr. Dheeraj sir, can I make a quick comment? Yeah, sure, please. So, as you all know, that the vaccines are on the horizon, and we are expecting to get the coronavirus vaccine by the end of this year, this month, or early January. So I'm thinking of planning a visit to Rajasthan in around Holi. So if thing goes as planned, probably, coronavirus situation will be probably a little better with vaccine in, but not everybody might have received the vaccine by then. But I guess we can have a small in-person meeting or something by Holi, as most of the doctors probably will be the first to get the vaccine. So please think about it and let me know if I would like to meet you guys in person when I'm coming there. So yeah, that's the thing I wanted to talk.
Absolutely, it will be a pleasure whenever you are here. Or I have been looking forward to meeting up and giving a very concrete shape to our discussions. Before that, I think we'll be able to surely work out some concrete plans, Dr. Rathod, I think so. Absolutely. Thank you. Okay, thank you so much. And over to you, Anshuji. I think Dr. Shawnee Sen is left out, but if she is connected or not, I don't know. You can. Dheeraj sir, can I say something? Yes, Dr. Gomez, please. Of course, sir. Most welcome. I have a request to all the. You have extra privilege as it is. My request is to Dr. Amarjeet and Dr. Amitabh and all. हम लोग हमेशा बात करते हैं disease के बारे में, and we talk about how we are treating the disease, and we all have these expertise. But there is one key area that we are forgetting. What is the biggest difference between what we do abroad and what people do in India? See, when it comes to clinical expertise, nobody can beat India. You all know it because हम आप ही लोगों से निकले हैं. But there is one expertise where India can take back from the doctors abroad. People like Jayaveer, people like Deepa, people like so many others from doctors of Rajasthan International. That is the management systems. See, within your organization, you have common departments, and you have the departments which are for general public and which are specialized departments. So maybe we can have a topic of discussion on to management systems of running a healthcare setup, where things can bring into a process or a change management which can be applicable to the government hospital, SMS, and even to the private hospital. This is the area we need to think about. See, we do clinical practice, but one thing I have learned in my life, along with the clinical practice, is that when you have a knowledge of the management systems or running a process, you make your clinical life very easy, very affordable, and very approachable for the patient. Definitely, sir. And one factor is the key performance indicators and the key risk indicators. So if SMS hospital and hospitals across Rajasthan for government and the private hospital, they start thinking about structured process approach towards the case management, where doctors have their key performance indicators and the key risk indicators for a particular department, it will bring a huge turnaround to case satisfaction. So एक ऐसा topic के ऊपर हम लोग discuss करते हैं जिसमें हम इन management systems के ऊपर बात करें, which can be implemented in Rajasthan, and that is something to be taken from the doctors abroad. Why? Because they work in a management system setup which possibly we don't have it in Rajasthan currently. Clinical expertise बहुत है अपने पास. I think so. All the others would agree on that. Definitely. Well, it needs a massive change in the system, sir. Yeah, exactly. और इसमें कुछ ये भी है कि एजुकेशन जो लोगों की जो धारणा है ना उसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग अभी भी पुरानी चीजों में चलते हैं कि कोई स्नोर कर रहा है अगर सोते समय तो बहुत अच्छे से डीप स्लीप में सो रहा है. They don't think about OSA, and they don't think that there could be reduced oxygen saturation to the brain that can affect their cognitive aspects of it, headaches, tiredness, all that stuff. All they think is, oh, ये तो घोड़े बेच के सो रहा है मस्त, तो वो I agree. पेशेंट एजुकेशन की बहुत जरूरत है राजस्थान में हर जगह पे इंडिया के अंदर कि भाई जैसे पहले था कि भाई ओबेसिटी का है तो बहुत ही खाते पीते घर से हैं, अच्छी हेल्दी है बोलते हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी हो गए आजकल. तो आई थिंक हमको एक एजुकेशन को लेके मुहिम चलानी चाहिए कि ग्रास रूट लेवल पे, और यूजिंग द डेली न्यूज़पेपर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विद स्पेशलिस्ट, लोकल स्पेशलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट फ्रॉम आउटसाइड. वो कहते हैं ना कि यू कैन नॉट बी ए प्रॉफिट इन योर ओन लैंड. तो हम बाहर से जो लोग आते हैं उनको भले ही वो कुछ स्पेशल ना हो, लेकिन लोग ज्यादा सुनते हैं उनको, क्योंकि उनको लगता है कि ये पता नहीं बाहर से है तो कुछ अच्छा. तो वी शुड मेक अप अ टीम एंड डू दिस एजुकेशन मुहिम करनी चाहिए कि लोगों को समझाए. Absolutely. And Dheeraj sir, I can share you details of all the government colleges and the organizations here for system managements in healthcare, which is one of the biggest difference that I have come across. I have worked in England, I have worked in Dubai, I have worked in Mumbai, I have worked in Rajasthan, I have worked in Delhi, of course. So in सब जगहों पे काम करने के बाद मुझे लगा सबसे बड़ा फर्क है, that is management systems. See, every doctor that I come across globally or I meet, they are excellent managers to their own field.
नहीं, इंडियन स्पेशली आपकी जो फील्ड है ईएनटी की और एनेस्थीसिया के अंदर, दे आर लीडिंग। आई मीन आप सब जानते हो डॉक्टर मलमपट्टी फ्रॉम आंध्रा। आई मीन जो इंट्यूबेशन के लिए जो डिफिकल्टी लेवल है, मलमपट्टी ग्रेड्स, that is from Boston, Harvard. He's an Indian, South Indian doctor. So I mean, there is no doubt that Indians are, and in US 24% of foreign doctors are Indians, and they are really great, highly respected. So we do have great clinical skills. We just need to sit together, put our brains together to see that how can we bring that thing to improve the healthcare system and lesser the burden and improve the doctor-patient ratio, and how can we use that using the government, private and public sector collaboration in this thing, Yeah, Okay, I would like to, I'm sure. Dheeraj, I would like to say something. Anil Arora. Please. So ऐसा है कि what you guys are talking कि I completely agree with Rathore Saab and all this कि actually I used to say कि the reason Indian doctors are the very successful doctor in US because हम लोगों ने very least resources में we have worked hard, like we have seen 200 patients, ठीक है? So we had 2 minutes to see those patients, and we know that we cannot order CAT scan or labs and all this. Like we have to ask one question. So over the years, our brain works too much and it has no choice. So we got so smarter from the brain, and then we come to US or Western culture, and here, like it's so easy for us, so easy for us. So that's actually one of the reasons we are successful. So there's no question that as a clinician, Indians are smart. There's no question, and I completely agree that. But one of the things, I guess, the thing is, the clinician has to involve in the process, and then some clinician has to given a time to help other than clinician part to dedicate their time into the education, into the prevention. Like for example, we were talking the ear, like the same thing. I deal with both sleep apnea and the ears. So the sleep apnea is, I grew up with the same concept कि भाई कोई सो रहा है तो घोड़े बेच के सो रहा है, और बच्चे को जब कोई बच्चा रो रहा है तो उसको पेट को मल दो, उसको गाड़ी में घुमा दो, उसको दवाई दे दो. People don't even think ear infection is the most common thing, first thing to look for. Even pediatrician, unfortunately, many pediatricians, they do not get trained that what to look for ear to diagnose an ear infection. So I guess education, like politicians, they are doing so much. Like the government has access to the cell numbers for everybody. So repeated a joint venture of educating people. उनके दिमाग में जितना ना आप हर वीक अगर आप कोई डालेंगे कि ये ईयर इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, बच्चे को होता है, आप पहले उसको देखिए. So at the end of the day, in few years, people will get into that. So I completely agree with what you guys are talking. Hey, Dr. Saab, I think you have made a very, very relevant point. और क्या होता है कि बात करते करते ही ऐसे फ्लो ऑफ आइडियाज आते हैं. पूरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं पूरा हायर करती हैं सिस्टम को और मोबाइल नंबर पे कि इनको वोट दो, उनको फलाना ये करो और ये दिखाना करो. लेकिन जो काम की चीज बतानी है कि आप बच्चा स्नोर कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, वो कोक्लियर इम्प्लांट से रिलेटेड कोई बेसिक फैक्ट्स उसको बताने हैं कि पैदा होने. I think we'll work in this direction. Now going back to Deepa ji, we all know that you are a prolific singer and we have heard you and your daughter too. So I'll request Anshu ji कि आज की इवनिंग का जो समापन है वो अच्छे से नगमे के साथ हो तो सबका दिल बहल जाएगा. संडे को सबने टाइम निकाला है. बिल्कुल धीरज सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो हमारे राजस्थान की परंपरा है वो सेवा की परंपरा है और डोरी उसी का एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है. और आज की शाम को कंक्लूजन करने के लिए मैं डॉक्टर दीपा के पास जाऊंगी. और डॉक्टर दीपा, कुछ आप स्पेशल अगर कहना चाहती हैं तो वो कहिए, और उसके बाद हम आपका गाना जरूर सुनेंगे, चाहे 2 लाइन आप गुनगुनाइए इस मंच से. अंशु जी, आई थिंक डॉक्टर रोमित ने मेरी बिटिया का गाना सुना है. मैं सिंगर नहीं हूँ, वो उसको सुन के शायद बोल रहे मैं पेंटर हूँ, पेंटिंग करती हूँ, राइटिंग करती हूँ, सिंगिंग से थोड़ा सा दूर हूँ. तो लेकिन आपकी जो है वो मैं रेगुलर फॉलो करती हूँ. आप बहुत ही खूबसूरत लिखती हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप इस मीटिंग का एंड आपके ही कुछ नगमों से करें तो ज्यादा फ्रूटफुल लगेगा.
नहीं, लेट मी चिप इन अगेन। आप अगर नहीं भी गाती हैं, आपने खुद कहा कि मैं लिखती हूँ, अपने लिए लिखती हूँ। चलिए, आपने अपने लिए जो लिखा उस जो पब्लिक में आप कह सकती हैं उसको कह दीजिए। यही मैं कहने वाली थी। थैंक यू धीरज सर, आपने मेरी बात कहने तो आज क्योंकि आपका शो है तो आज एंडिंग भी आप ही की पोएट्री के साथ होगी। जी जरूर। मैं कोई थोड़े सैड टाइप के लिखती हूँ, तो वो शेयर करना थोड़ा सा मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर मयंक तो आपको बड़ा खुश रखते हैं, आप फिर सैड टाइप क्यों लिखती हैं? नहीं, इसका जवाब मैं देती हूँ, क्योंकि एक लेखक जब लिखता है वो अपनी सैडनेस नहीं लिखता, वो पूरी कायनात की सैडनेस को ऑब्जर्व करके लिखता है। So Dr. Deepa, over to you. जिंदगी है छटपटाती, मृग मरीचिका सी छिलमिलाती, साहिले गुमराह है दुनिया, वक्त है नौचौकिया, निहायती गुले नगमा है, जिंदगी फिर भी बहुत खूबसूरत एक नगमा है। वाह, बहुत सुंदर। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत इस शो के लिए आप कुछ कहना चाहें कि आपने सबकी बातें सुनी, कुछ कंक्लूजन नोट के तौर पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मुझे सुनने के लिए, और यहाँ पे इतने ही बहुत पूरे अब्रॉड से और इंडिया से हमारे जो है इतने सीनियर डॉक्टर्स और सब हैं, तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और हमारे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, हमारे टीचर हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे ये अवसर प्रदान किया। और डोरी और राजस्थान फाउंडेशन जो काम करने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम एक्टिवली बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होके कुछ करना चाहेंगे, और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो मैंने देखा है कि सीरियसली वो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए। तो उसके लिए हमें जो भी गाइडलाइंस दी जाए या धीरज सर जो भी हमें कहते हैं, तो हम सब रेडी हैं उसको करने के लिए। और मैं और डॉक्टर मयंक बार बार डिस्कस भी करते हैं कि हम कैसे राजस्थान के लिए कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए सर हमें जैसे भी हमें गाइड करेंगे तो हम उसके लिए रेडी हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर दीपा। एंड धीरज सर, अब आखिरी इजाजत मांगे हम सभी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी आज संडे को सबने अपना समय निकाला, बहुत शुक्रिया। और दीपा जी, आपके और आप जैसे सारे लोग जो बाहर हैं, आपके दिल में जो भी भाव है हम लोग समझ सकते हैं, और जो आप जिस सीरियसनेस के साथ जुड़े हुए हैं उसको हम लोग जल्दी धरातल पे उतारेंगे। इस बात का मैं आप सबको एतबार दिला सकता हूँ कि नए साल में उम्मीद है कि हम एक नए उससे चलेंगे और बहुत सारी चीजें रियलिटी की उस पर आएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। धन्यवाद करते हुए थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू।